नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। बेटा, तू जाना, जाकर आराम कर ले। मैं रिया का जोड़ा रख दूंगी। श्यामली ने अपनी बहू अर्पणा के हाथ से शादी का जोड़ा लेते हुए कहा। मगर माँ, अर्पणा कहते कहते चुप हो गई और अपनी सास को देखने लगी। ये पहली बार नहीं था। उसने नोटिस किया कि जब से घर में शादी की भीड़ भाड़ शुरू हुई है, उसे शादी के कामों से किसी न किसी बहाने अलग रखा जा रहा है। शुरू में वह कुछ समझी नहीं थी, पर लगातार इस तरह की बातों ने अब उसे हर्ट करना शुरू कर दिया था। वह चुपचाप से अपने कमरे में चली गई और दीवार पर लगी अमर की तस्वीर को भीगी आंखों से देखने लगी। श्यामली ने लाखों में ढूंढकर अपने बड़े बेटे अमर के लिए अर्पणा को पसंद किया था। अर्पणा थी भी वैसे बहुत जल्दी ही। उसने अपने गुणों से सारे परिवार को अपना बना लिया था। अमर भी उस पर जान छिड़कता था, पर इनकी प्यारी सी गृहस्थी की उम्र बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रह सकी। अमर आर्मी में था। बॉर्डर पर लड़ते हुए वह शहीद हो गया और अपने पीछे अर्पणा को रोता बिलखता छोड़ गया। अर्पणा को एक शहीद की विधवा कहकर लोगों ने सिर आंखों पर बिठाया। पूरे मोहल्ले में उसे खूब सम्मान मिला। ससुराल में भी उसे खूब प्यार मिला। श्यामली अपने बेटे की कमी बहू को लाड करके पूरी करने लगी। अमर की कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। उसके जाने के बाद जो खालीपन अर्पणा सह रही थी वो कभी भी भरने वाला नहीं था। लेकिन घर वालों के प्यार और अपनेपन ने अर्पणा को संभलने में बहुत हद तक मदद करी। देखते देखते करीब 1.5 साल बीत गए। अर्पणा को इतने सालों में कभी भी विधवा या अभागन जैसे ताने नहीं सुनने पड़े। इनफैक्ट उसे एक बेटी की तरह ही प्यार और अधिकार मिला। सास ससुर और देवर ननद के अपनेपन में वह अपना दुख भूल गई। खुद की किस्मत पे गर्व होता उसे कि एक मायका छूटा तो दूसरा मायका मिल गया, जहाँ से उसकी कभी विदाई नहीं होनी थी। मन ही मन इठलाती वह। 1 हफ्ते पहले ही उसकी ननद रिया का रिश्ता तय हुआ था। सब लोग बहुत खुश थे। अर्पणा और श्यामली ने शादी की खरीदारी की लिस्ट बनाई और शॉपिंग करने में बिजी हो गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर घर में मेहमान आने लगे और वो हो गया जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। किसी ने उसे अचानक आराम करने को कहा जाने लगा था। वह बस किचन और मेहमान नवाजी के लिए पुकारी जाने लगी थी। शुरू में उसने गौर नहीं किया, पर एक दिन जब मोहल्ले की औरतें गीत के लिए आईं और वह भी शामिल होने लगी, तो काकी ने फुसफुसा के श्यामली के कान में कहा, देख बहू, शादी ब्याह की बात है। सुहागिनों के आशीर्वाद से बच्ची का घर बसेगा, लेकिन जिसका खुद का सुहाग नहीं रहा वो कैसे सुहागन होने का आशीर्वाद देगी। सच तो यही है ना कि बहू विधवा है, उसे शगुन के कामों से दूर ही रख। कैसी बातें करती हो काकी, बेटी है वह हमारी, और आज के ज़माने में ये सब कौन देखता है। उसने पति खोया तो हम सब ने भी एक रिश्ता खोया। इसका मतलब तो हमें भी शगुन के कामों में नहीं रहना चाहिए। श्यामली ने कह तो दिया, पर माँ का मन काकी की कही बातों को पूरी तरह नकार नहीं पाया था। मैंने तो भले की कही बहू, बाकी तुझे जो ठीक लगे, काकी ने हाथ नचाते हुए कहा और अर्पणा को घूर के देखा। अर्पणा ने सुना अनसुना कर दिया था उस दिन, पर उस दिन के बाद से उसने नोटिस किया कि उसकी माँ जैसी सास अचानक से सास बन गई थी, जिसकी बहू अभागन थी, जिसने घर घुसते ही अपने पति को निगल लिया था। श्यामली ने खुलकर अर्पणा से कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके व्यवहार में अर्पणा ने सब कुछ महसूस कर लिया था। अर्पणा टूट गई। श्यामली के व्यवहार का बदलाव घर में भी सबने महसूस किया, लेकिन किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे सब सपने में भी कभी ऐसा सोच नहीं सकते थे। शादी का जोड़ा श्यामली को पकड़ाकर बुझे मन से वह अपने कमरे में आ गई थी। आज उसे अमर की कमी बहुत महसूस हो रही थी। ना चाहते हुए भी फूट फूट कर रोने लगी वह। उसे समाज के तानों से मतलब नहीं था, लेकिन अपनी माँ समान सास से
ऐसी उम्मीद नहीं की थी उसने। आखिरकार थक कर उसने नियति को स्वीकार कर लिया और खुद को शादी के रिवाजों से अलग कर लिया। भाभी भाभी भाभी, मेरी चूड़ियों का सेट नहीं तैयार किया आपने अब तक। रिया उसे खोजती हुई कमरे में आ गई। अर्पणा को रोते देख रिया को जैसे जोर से झटका लगा। भाभी, आप रो रही हैं? क्या हुआ भाभी? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मम्मी को बुलाऊं क्या? रिया घबरा गई। पिछले 1 साल में उसने अर्पणा को हमेशा मुस्कुराते हुए ही देखा था। नहीं रिया, कुछ नहीं, बस आज अमर की बहुत याद आ रही है, अर्पणा ने मायूस आवाज़ में कहा और फफक कर रोने लगी। रिया ने उसे कस के भींच लिया। उसे समझ नहीं आया कि अचानक सुबह से गहमा गहमी थी, घर मेहमानों से भरा हुआ था। रिया की बारात बड़े धूमधाम से दरवाजे पे लगी थी। रिया की नज़रें बस अपनी भाभी को ढूंढ रही थीं, पर अर्पणा ने सर दर्द का बहाना बना दिया था और अपने कमरे में चली गई थी। दिन भर अर्पणा शादी के रिवाजों से बहाने बनाकर बचती रही थी, लेकिन जब दुल्हन दुल्हा के गठबंधन की रस्म के लिए भाभी को खोजा जाने लगा तो शामली बेचैन होने लगी कि अब कैसे मना करेगी वह सबको। श्यामली जी, अर्पणा को बुलाओ, गठबंधन की रस्म तो भाभी के ही हाथ होगी ना? अर्पणा के ससुर जी ने कहा तो श्यामली ने नज़र चुराते हुए कहा, नहीं, वह नहीं आ सकती। व्यास, वह विधवा है, कैसे गठबंधन जैसी पवित्र रस्म कर सकती है? माँ, ये क्या कह रही हो तुम कब से ऐसी बातें करने लगी? आबे ने फुसफुसाकर कहा। उसने सुना तो जैसे उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने नाराज़गी से अपनी माँ को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये शब्द उसकी उस माँ ने कहे हैं जिसने अर्पणा को रिया से भी बढ़कर प्यार किया था। श्यामली, होश में हो ना? क्या बकवास कर रही हो? अप्पू सुनेगी तो कितनी तकलीफ होगी उसे, सोचा तुमने? व्यास जी ने श्यामली की बाह पकड़ी और उन्हें एक किनारे ले जाकर सख्त स्वर में बोले, हाँ माँ, भाभी को कितना बुरा लगेगा। मैं खुद भाभी को लेकर आती हूँ। अगर गठबंधन होगा तो बस उन्हीं के हाथों से। हैरान सी रिया ने मंडप से उठते हुए कहा। लोगों में खुसर फुसर होने लगी थी। कोई श्यामली को सही कह रहा था तो कोई गलत। कुछ लोगों को यही समझ नहीं आ रहा था कि शहीद की विधवा कह के सिर आंखों पे बिठाने वाले लोग अब उसे अपशुभनी कैसे कह सकते थे। हाँ हाँ, मैं तो दुश्मन हूँ ना उसकी। अरे समाज के नियम हैं, सदियों से चल रहे हैं, मैंने कौन सा शुरू किया है? और बेटी की शादी की बात है, जरा सा रस्मों से दूर ही तो रखा है उसे। उसके साथ कोई अत्याचार तो नहीं कर दिया ना? श्यामली ने हड़बड़ाकर रिया की कलाई पकड़ ली। वह व्यास के पास खिसक आई और फिर गिड़गिड़ा के बोली, शादी ब्याह की बात है व्यास, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या करेंगे हम? बस जरा सी सावधानी बरतने में क्या हर्ज हो गया? श्यामली ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। बस, बहुत हो गया, अब बस करो श्यामली। उफ, शर्म आ रही है मुझे तुम्हारी सोच पर। कल को भगवान न करे हमारी रिया होती अर्पणा की जगह तो क्या तब भी तुम ऐसी ही बातें कहती? व्यास जी श्यामली की बात सुनकर आपे में नहीं रह पाए। उनकी सांस ऊपर नीचे होने लगी थी। वे अवाक रह गए थे यह सब सुनकर। मैं जा रही हूँ भाभी को लेने। रिया ने नाराज़गी से अपनी माँ को घूरा। तू रुक रिया, मैं लेकर आता हूँ भाभी को। श्यामली को घूरता हुआ अभय अर्पणा के कमरे की तरफ बढ़ गया। ओ, अच्छा, तो तुम्हारी यही घटिया सोच के कारण वह शादी में दूर दूर थी, तभी आजकल वह ज़्यादातर अपने कमरे में आराम कर रही थी। अब समझ में आया। व्यास जी को जैसे अचानक ही शादी के नियमों के दौरान अर्पणा के दूर दूर रहने का कारण समझ में आ गया। उफ, क्या बीत रही होगी उस बच्ची पे, कैसे सहा होगा उसने अपनी माँ का यह सौतेलापन। ओ श्यामली, तुमने ये क्या किया? व्यास जी अपना सर पकड़कर वहीं पास ही एक कुर्सी पर ढह गए। श्यामली एक पल को दुविधा में पड़ गई। उसकी आंखें सोचने वाली स्थिति में सिकुड़ के छोटी छोटी सी हो गई थी। भाभी चलिए उठिए, बहुत हो गया, मंडप में चलिए, रिया वेट कर रही है आपका। अभय ने अर्पणा के कमरे में कदम रखते हुए आदेशात्मक लहजे में कहा। अभय, मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
मैं नहीं आ सकती, अर्पणा ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा और नज़रें नीचे झुकाकर अपने पाँव के अंगूठे से ज़मीन कुरेदने लगी। बस बहुत हो गया आपका बहाना, हमें सब पता चल गया है। आप इस घर की बहू हैं। भैया के नहीं रहने से आपका हक ख़त्म नहीं हो जाएगा। वैसे तो हमने भी भाई बेटा खोया है, तो अब शगुन का काला टीका सिर्फ आपके हिस्से में क्यों भाभी? आप चलिए बस। अभय ने सिसकते हुए अर्पणा की कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए मंडप में ले आया। अगर अर्पणा आगे बढ़ी तो मेरा मरा मुंह देखोगे सब, मैं कह रही हूँ। अचानक ही श्यामली अभय के सामने आते हुए चीखी, माँ! रिया चीख पड़ी। श्यामली! व्यास जी की आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी थी। वे बेबस से उठे और अर्पणा के सिर पे हाथ रखकर वहाँ से जाने लगे। माँ, भाभी का विधवा होना अगर इन्हें गुनाहगार बनाता है तो अब से ये विधवा नहीं रहेंगी। मैं ब्याह करूँगा इनसे, मेरी ब्याहता हैं ये आज से। मैं मांग भरता हूँ इनकी और अब से अभय की सुहागन हैं ये, इस घर की बहू। अभय ने मुट्ठी भर सिंदूर लिया और अर्पणा की मांग में भरने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। अचानक ही उसकी बड़ी हुई कलाई को अर्पणा ने मजबूती से थाम लिया। उसने आहिस्ते से अभय की कलाई को छोड़ा और श्यामली के सामने जा खड़ी हुई। आंसुओं से भीगा चेहरा और सैकड़ों सवालों से भरी आंखें उठीं और वहाँ उपस्थित सारे लोगों से जैसे अपने सवाल के जवाब मांगने लगी। माँ, अमर से मेरा रिश्ता 7 जन्मों का ज़रूर था, लेकिन क्या आपका रिश्ता उनसे इतना कमज़ोर था कि उनके जाते ही वो टूट गया? उनके जाने के बाद मेरा नाम बदल दिया इस समाज ने और मैं उनकी विधवा कहलाई और ये नाम जीवन भर के लिए इस सफ़ेद साड़ी के रूप में बांध दिया गया मुझसे। आपने, पापा, अभय, रिया, आप सबको समाज ने कोई नाम क्यों नहीं दिया, जबकि मेरा रिश्ता तो उनसे बस कुछ साल पहले ही जुड़ा था। लेकिन आप सबसे तो खून के रिश्ते जुड़े थे ना। बताइए ना माँ, ऐसा क्यों होता है कि जब पत्नी की मृत्यु होती है तो पुरुष के लिए समाज किसी तरह का कोई बंधन, कोई बेड़िया, नियम कायदे नहीं बनाता है, लेकिन जहाँ पति की मृत्यु हुई की माँ, एक स्त्री की जिंदगी की डोर विधवा या सुहागन के नाम के टैग पर ही क्यों टिक जाती है माँ? मंगलसूत्र के रूप में गले में नाम का एक पट्टा टांग दिया जाता है, जैसे जैसे कि किसी कुत्ते के गले में उसके मालिक के नाम का पट्टा। और ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये बेजान चीज़ें क्यों कर किसी जीती जागती जिंदगी, एक स्त्री की जिंदगी जीने के तरीकों का मालिक बन जाता है माँ? ऐसा क्यों होता है कि पति के होने न होने से पत्नी के नाम से लेकर उसकी हर एक क्रियाकलाप पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है? क्यों माँ? क्यों अमर के इतर मरा आपको अप्पू का कोई वजूद नहीं रहा? क्या अमर के ना होने से मेरा होना न होना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? क्या? अर्पणा की आहत हुई भावनाओं का सारा दर्द आज उसके होठों के राह से बाहर आने को जैसे मचल उठा था। उसने आहत स्वर में अभय की तरफ देखा, जो आंखें झुकाए चुपचाप खड़ा था। और अभय तुमने भी अपना फैसला एक विधवा बेचारी पर थोपना ही चाहा ना? मेरी मांग में सिंदूर भरने से पहले तुमने एक बार भी मेरी मर्जी नहीं पूछी। क्यों अभय? क्या तुम्हें भी यही लगता है कि अगर मेरी मांग में किसी पुरुष के नाम का सिंदूर हो तो मुझे एक इंसान होने का अधिकार नहीं मिल सकता है? मैं बिना पुरुष नाम के सहारे इज्जत से, अपनी इच्छा से अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती हूँ? ऐसा सोचा ना तुमने भी अभय? अर्पणा जैसे कलप कर बोली। नहीं। अभय बुरी तरह तड़प उठा अपनी प्यारी भाभी के इल्ज़ाम पर। वह लगभग गिड़गिड़ाकर बोला, भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। माँ की कसम ने मुझे जैसे जैसे पागल कर दिया था। उस वक्त बस इतना समझा, आपका ये नालायक अभय, कि आपका विधवा होना अगर श्राप है तो ये लाल रंग ही उस श्राप को काटेगा। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। व्यास जी के कदम जहाँ के तहाँ रुक गए थे। उनकी आंखों में गर्व था। बेटा देश के लिए लड़ा था और बहू समाज के खोखले नियम के लिए लड़ रही थी। अर्पणा ने उन्हें आज अमर की छवि नज़र आ रही थी। जीते रहो बेटा, भगवान करे ऐसा बेटा हर घर में हो। व्यास जी ने अर्पणा के सर पर प्यार से हाथ फेरा। रिया की आंखें खुशी से नम थीं,
श्यामली अवाक खड़ी कभी अर्पणा को देख रही थी तो कभी वहां उपस्थित लोगों को, जो तमाशबीन बने खड़े थे और खुसर पुसर में व्यस्त थे। इन्हीं कथित समाज के 4 लोगों के लिए उसने अपनी बच्ची, अपनी अप्पू का दिल दुखाया। छी! अचानक ही उनकी नज़र जैसे शर्म से ज़मीन में गड़ने लगी थी। अर्पणा सिसक सिसक के रो रही थी। अभय अभी भी उसके सामने अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा था। भाभी, मुझे माफ़ कर देना। आपको आपका हक दिलाने का और कोई रास्ता समझ नहीं आया था मेरे को। काश काश कि इस नालायक के भेजे में इतनी सी बात आ जाती। अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो जो चाहे सज़ा दे लेना मुझे। आप हमेशा ही अमर भैया की अर्धांगिनी के नाते हमारे परिवार का हिस्सा रहेंगी। लेकिन लेकिन अगर आपको इस नालायक पे ज़रा भी भरोसा हो तो मुझे स्वीकार करके मेरा उपकार कीजिए। आपके हर फैसले का मैं तहे दिल से स्वागत करूँगा। अभय अर्पणा के पास हाथ जोड़कर अपने घुटनों पे बैठ गया। बेटा, मुझे माफ़ कर दे। अप्पू मेरी बच्ची, जाने अनजाने मैंने तुझ पे बड़ा जुल्म किया। मुझे माफ़ कर दे बेटा। पता नहीं कैसे मैं सबकी बातों में आ गई थी, लेकिन तूने मेरी आंखों पर से खोखले आडंबर का पर्दा हटा दिया। बेटा, हे भगवान, मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची। श्यामली को अपनी गलती का एहसास उसके बच्चों ने करा दिया था। वह अर्पणा के गले से लगकर सिसक उठी। माँ, पापा। काफ़ी देर से खामोश खड़ी रिया ने कहा, मुझे अपना गठबंधन मेरी भाभी से ही करवाना है। मेरी अर्पणा भाभी ही मेरा गठबंधन करेंगी। इस घर की बड़ी बहू के हाथों से मेरे गठबंधन का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। ये समाज के ढकोसले मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं हैं। अमर भैया के रहने या ना रहने से मेरी भाभी के अधिकार और व्यक्तित्व पर कभी कोई आँच नहीं आ सकती है। ये एक इंसान से वचन है। भाभी, आइए आइए और मेरी भाभी, इस घर की बड़ी बहू का फ़र्ज़ पूरा कीजिए। मैं यहाँ इसी मंडप में आपका इंतज़ार कर रही हूँ। रिया ने अर्पणा के चेहरे पर पड़े सिंदूर के छींटों को साफ करते हुए कहा, जो अभय की कलाई थामते वक्त उसके चेहरे पर गिरे थे। जाइए भाभी। और रही शादी की बात, तो वो आपका फ़ैसला पूरी तरह से आपका होगा। आप अच्छे से समय लेकर सोच समझ के अपना फ़ैसला लें। आपके हर फैसले में हम आपके साथ हैं। अभय ने रिया की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ रिया, मेरी बहू ही अपनी ननद का गठबंधन का रस्म करेगी। श्यामली ने अर्पणा की कलाई पकड़ी और आगे बढ़ते हुए बोली, हाँ, आ मेरी बच्ची आ। तेरी माँ को माफ़ कर दे अप्पू। और आज इस मंडप में हम दोनों माँ बेटी मिलकर समाज के मुंह पर तमाचा मारेंगे। श्यामली ने अपने आंसुओं को पोंछा और गर्व से बच्चों की तरफ बढ़ी। थोड़ी देर बाद ही अर्पणा ने खुशी खुशी अमर की पत्नी की हैसियत से रिया का गठबंधन किया और बड़ी बहू का फ़र्ज़ पूरा किया। फिर उस रात एक अनोखा विवाह हुआ उस मंडप में। समाज द्वारा अस्वीकृत एक नाम ने एक नए रिश्ते की नींव रखी। अर्पणा के हाथों दूल्हा दुल्हन के गठबंधन की रस्म पूरी हुई। फिर इस रात एक अनोखे विवाह का साक्षी बना वह मंडप और वहाँ उपस्थित समाज के कथित 4 लोग।